चलिए, जैसा हमने पिछले क्लास में देखा, ठीक है, और जाना कि मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी क्या है, ठीक है, उसी प्रकार आज हम आगे देखते हैं। और आखिरी में हमने देखा था कि एक मंडल 30 सदस्यों का होता था। कितने? 30 सदस्यों का होता था। और कितने समिति में विभाजित था? तो आप कहेंगे 6 समिति में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य है, तो 6 समिति में कितना? 6 × 5, टोटल 30 सदस्य है, ठीक है। चलिए, मैजिस्ट्रेट का अनुसार जो 6 समितियां थी उनको देखते हैं उनके कार्य। प्रथम समिति का क्या कार्य होता था? उद्योग शिल्पों के लिए कार्य करते थे। द्वितीय में विदेशियों का देखभाल। तृतीय में जन्म मरण का काम होता था उसमें, ठीक है, कि ठीक। चतुर्थी समिति में व्यापार और वाणिज्य का काम होता था, व्यापार करना। और पंचम में वस्तुओं का विक्रय। और छठे में बिक्री कार्य, यानी बेचना, सामानों को बेचना। यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि जो मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में विक्रय कर के रूप में मूल्य का कितनवा हिस्सा वसूला जाता था? तो आप कहेंगे 10वां भाग वसूला जाता था, ठीक है। चलिए, एग्रोनोमोई कौन थे? मगस्थनीज, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था, ठीक है, मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मगस्थनीज के अनुसार, सैन्य व्यवस्था में, नोट्स में ये लिखिए कि सेना व्यवस्था में मगस्थनीज के अनुसार कितने समितियां थी, यानी कि सेना व्यवस्था को मेगास्थनीज ने कितने भागों में विभाजित किया था? तो आप कहेंगे 6 समिति में विभाजित किया था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य रखे थे? तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य रखे थे, ठीक है, जैसा मैंने बताया ऊपर। सैनिक प्रबंधन की देख रेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? कि सेना का जो प्रबंधन है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, जो सेना है अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देख रेख करने वाले अधिकारी को क्या जाता था, क्या कहा जाता था? अंतपाल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? अंतपाल। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था सेनापति, ठीक है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति, ठीक है। प्लिनी नामक यूनानी, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार, ठीक है, यूनानी लेखक के अनुसार क्या बताया गया है? चंद्रगुप्त की सेना में, ठीक है, 6 लाख पैदल सिपाही, ठीक है, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। किसके अनुसार, किस लेखक के अनुसार या किसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 3,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? तो आप कहेंगे प्लानी नामक यूनानी लेखक के अनुसार, ठीक है। चलिए, अगला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी भी हमारे चैनल पर 47 सब्सक्राइबर है, ठीक। हमें 50 तक अपना पहला टारगेट लेके जाना है। फिर उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा 150, ठीक है। उसके बाद हम 300 का टारगेट रखने वाले हैं, ठीक है। आप टारगेट कंप्लीट करिए, हम किताब कंप्लीट करेंगे। मुद्रा विभाग का अधिकारी कौन होता था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो आप कहेंगे लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे? कृषि विभाग के अधिकारी को लिख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य में कृषि विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो आप कहेंगे सीता अध्यक्ष, ठीक है। अगला है, व्यापारिक कर विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो आप कहेंगे शुक्ला अध्यक्ष, ठीक। खान विभाग का अध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष, ठीक है। व्यापारिक मार्ग विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो आप कहेंगे संस्थाध्यक्ष, ठीक है। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, तो आप कहेंगे मुद्रा अध्यक्ष कहलाते थे, ठीक है। कौन से विभाग के क्या अधिकारी होते थे, उनको क्या कहा जाता था? नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, आगे क्या बताया गया है? सैन्य समिति एवं उनके कार्य, ठीक है। सेना समिति कितने भागों में विभाजित किया था? तो आप कहेंगे 6 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। तो उनके क्या कार्य थे? प्रथम का कार्य क्या था? यहाँ पे सेना की बात की गई है और ऊपर वाला अलग था। प्रथम, जल सेना का निरीक्षण। प्रथम समिति क्या करती थी? जो जल सेना था उनका निरीक्षण करती थी, ठीक है, देख रेख, निरीक्षण
उस प्रकार से कह सकते हैं जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे पहले, तो ऊपर से उच्च अधिकारी देखने के लिए आते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करने, ठीक है, वही निरीक्षण है। द्वितीय समिति का क्या कार्य है? यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण करना। तृतीय क्या है? पैदल सेना का निरीक्षण करना कि पैदल सेना सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। चतुर्थी में असव सेना यानी जो घुड़सवार थे उनका निरीक्षण करना कि सही से काम कर रहे हैं नहीं। पांचवें का क्या था? गज, गज यानी हाथी, गज सेना का निरीक्षण यानी गज सेना है वो सही से अपना कार्य कर रही है या नहीं, ठीक है। अगला है छठा है, षष्ठ है रथ सेना का निरीक्षण। जो रथ सेना है, जो सेना रथ पे सवार है वो कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं, उनकी देखरेख करना, ठीक है। आगे क्या है? मजेस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये नोट कर लीजिए कि किसने 7 वर्गों में विभाजित किया है। आप कहेंगे मजेस्थनीज ने। मजेस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो आप कहेंगे 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, ठीक है, दूसरा व्यापारी, तीसरा किसान, कारीगर, चरवाहा, ठीक है, सैनिक और मंत्री, ठीक है, सातवां गुप्तचर। चलिए लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में जो सातवां है गुप्तचर है, ठीक है, उसको अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे कि उसको अर्थशास्त्र में कहा गया है गुढ़ पुरुष। क्या कहा गया है? गुढ़ पुरुष, ठीक। चलो, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। ये पूछ दिया जाए कि मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे संस्था कहा जाता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है, ठीक है। संस्था किसे कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं, ठीक है। संचार किसे कहा जाता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण यानी ट्रिप, ठीक है, घूमना करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला क्या है? मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थी, ठीक है। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। भूमि छिद्र न्याय का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे कि ये अर्थशास्त्र में भी किया गया है, ठीक है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। लिख लीजिए, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। सब नाम, बहुत नाम आ गया ये, ठीक है, इस वीडियो में बहुत नाम आ गया। सब नाम को नोट करते हुए चलिए कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते हैं, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहते हैं, ठीक। अगला क्या है? सीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी होते थे, ठीक है। कृषि के अधिकारी कौन से? सीताध्यक्ष। आपने ऊपर लिख लिया होगा तो इसको रहने दीजिए। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरशियर तथा स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है, ठीक है। एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा है? जैसे ऊपर बताया कि जो गुप्तचर होते हैं जो एक ही स्थान पर रहकर काम करते हैं उनको संस्था कहा जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुप्तचर जाते हैं उन्हें संचार कहा जाता है। तो एरियन ने इनको क्या कहा है? ओवरसियर। लिख लीजिएगा। और स्ट्रेबो ने इन्हें इंस्पेक्टर कहा है, ठीक है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे क्या कहा जाता है? महामात्य सर्प, ठीक है, कहा जाता है। महामात्य सर्प कहा जाता है। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसके राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। क्या? रूपा जीवा, नोट कर लीजिए, कहलाती थी, ठीक है। इनके कार्यों का निरीक्षण कौन करता था? इनके कार्यों का निरीक्षण अधिकारी कौन होता था? आप कहेंगे गणिकाध्यक्ष,
ठीक है, नोट करते हुए चलिए। चलिए, संभ्रांत संभ्रांत घर की स्त्रियां प्राय घर के अंदर ही रहती थी। ठीक है, कौटिल्य ने ऐसी स्त्री को क्या कहा है? अनिष्कासनी कहा है। कौटिल्य ने अनिष्कासनी किसे कहा है? इस प्रकार से पूछ दे कि अर्थशास्त्र में अनिष्कासनी किसे कहा गया है? जो स्त्रियां घर के अंदर रहती हैं। ठीक है, कौटिल्य ने ऐसी स्त्री को अनिष्कासनी कहा है। नोट में लिखते हुए चलिए। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? तो आप कहेंगे 137 वर्षों तक रहा। तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। नोट करते हुए चलिए कि मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा? 10 राजा। ठीक, और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, मजेस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मजेस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। प्रश्न दो प्रकार से पूछेगा, किसके अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी? मजेस्थनीज। ठीक है, क्या मौर्य काल में दास प्रथा थी? तो नहीं, मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी। मौर्य शासन में जब न्याय की बात करें तो 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी। पहली धर्म संस्थिति व्यवस्था, दूसरा कंटक शोधन। 2 प्रकार के न्याय थे। पहला न्याय कौन सा है? आप कहेंगे धर्म संस्थीय व्यवस्था, और दूसरा कंटक शोधन। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। ठीक है, राजुक को क्या कहा जाता था? क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। किसको? राजुक को। लिख लीजिएगा, राजुक कौन होते थे? न्यायाधीश। ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहे? तो आप बताएंगे बृहदर्थ था। ठीक है, बृहदर्थ थे। ठीक है, इसकी हत्या इसके सेनापति, कौन थे इनके सेनापति? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। ठीक है, और मगध पर शुंग वंश पर नींव डाली। ठीक है, मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, चलिए, ये हुआ अपना 17वां अध्याय मौर्य साम्राज्य, यहीं पे खत्म। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछेगा मौर्य साम्राज्य से, यही 4, 5, 6 वीडियो है। ठीक है, इन्हीं में से पूछेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। जो पॉकेट जीके बाय खान सर का 18वां अध्याय है मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसमें हमें 2 वंश के बारे में पढ़ना है, यानी लगभग इसका 2 वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें अच्छे से समझ में आए। पहला बनेगा शुंग वंश पे और दूसरा सातवाहन वंश पे। ठीक है, तो उसके बाद हम 19वां विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।